तो बच्चों, आपने देखा कि किस तरह से आ धरती कितना देती है में कवि की जो भाषा है वह कितनी अनुपम है। छायावादी कविता की सारी विशेषताएं इस कविता में दिखाई देती हैं, यानी चाहे वह चित्रात्मकता हो, बिंबात्मकता भी जिसे कहते हैं, चाहे तत्सम शब्दावली हो और चाहे कल्पना की उड़ान हो। अब कल्पना की उड़ान जो है, अगर आप इसका उदाहरण देंगे तो आपने देखा कि जब किस तरह से जो पौधे जब अंकुरित होकर होते हैं तो उन पंक्तियों को जरूर आप कोड करेंगे। जैसे, देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं जीवन की, या हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी, जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मार कर उड़ने को उत्सुक लगते थे। डिंब तोड़कर निकले चिड़िया के बच्चों से। अब ये है कल्पना की उड़ान। तो आप जब कवि की भाषा के संबंध में जब प्रश्न पूछा जाए तो आपको इन पंक्तियों का उदाहरण देकर ये बताना पड़ेगा कि छायावादी कविता की जो मुख्य विशेषता है, कल्पना की उड़ान, कल्पनात्मकता, वह इन पंक्तियों में दिखाई देती। सिर्फ कल्पनात्मकता ही नहीं, सिर्फ कल्पना की उड़ान ही नहीं, बल्कि चित्रात्मकता। हमारी आंखों के सामने चित्र सा खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है वास्तव में चिड़िया के बच्चे कैसे पंख खोल रहे हैं और पंख खोलकर वे कैसे आसमान में उड़ जाना चाहते हैं। कैसे छोटे छोटे नन्हे नन्हे जो बच्चे जैसे छाता लेकर खड़े हुए हैं। किस तरह से एक नाटे सैनिकों की पूरी पलटन, फौजियों की पलटन है, और जो मार्च करते हुए अपने नाटे पैरों को पटकते हुए मार्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये जो है चित्र सा हमारी आंखों के सामने खड़ा हो जाता है। तो जो कवि की भाषा के संबंध में प्रश्न पूछा जाए तो आप इन उदाहरणों के द्वारा, आप उदाहरण नहीं देंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपको बताना होगा कि किस तरह से कविता की भाषा में छायावादी सभी विशेषताएं विद्यमान हैं। उसमें कल्पनात्मकता भी है, चित्रात्मकता भी है, और इसके अलावा जो है और तत्सम शब्दावली। अब देखिए, इसमें जितने भी शब्द हैं, डिंब है, डिंब तोड़कर निकल, डिंब अंडा जो होता है, तो डिंब शब्द इस्तेमाल किया, उल्लास, उत्सुक, इस सारी शब्दावली जो है तत्सम शब्दावली है। तो छायावादी कविता को कभी कभी कठिन इसीलिए लोग कहते हैं कि इनका इसमें जो है शब्द का प्रयोग जो होता है वह तत्सम इतने ज़्यादा होते हैं कि कभी कभी जो भावावेग है वह प्रभावित होता है। लेकिन सुमित्रानंद पंत के साथ ऐसा नहीं है। उनकी कविता में उनकी भाषा कहीं भी उनके भाव के प्रवाह को रोकती नहीं है। उनकी शैली भी लाजवाब है। जो कविता का जो की भाषा, भाव, उसको प्रस्तुत करने का जो ढंग, प्रस्तुतिकरण जिसको कहते हैं, कवि इस तरह प्रस्तुत करता है कि हमारे आंखों के सामने वे सारे चित्र सहज भाव से सामने आते हैं। आपने देखा कि जब सेम के की जो लता है वह पत्तियों से भर गई तो उसका चित्र देखिए। अनगिनती पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोबे,
बेले फैल गईं बल खा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़े की टट्टी। अब देखते हैं कि कोई लता जो है किस तरह से सहारा लेकर आगे बढ़ती है और किस तरह उसमें जो लहरें पड़ती हैं, किस तरह हरे हरे चंदोवे और अद्भुत सुंदरता आपको दिखाई देती है। हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। झरने भी फूटे, ऊपर से नीचे झरने आते हैं। यहाँ झरने जो है वो नीचे से ऊपर जा रहे हैं और हरे हरे झरने हैं। वो लताएं पत्तों के साथ लहराती हुई जो ऊपर की ओर बढ़ रही है, वह जो है ऐसा लगता है कि कई झरने जो है वह नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये चित्रण। इसके अलावा कहते हैं छोटे तारों से चित्रे, जैसे छोटे छोटे तारे हों, फूलों के छींटे। सेम के जो फूल हैं वह छोटे तारों की तरह है, छोटे छोटे तारों जैसे फूलों के छींटे। छोटे छोटे फूल होते हैं तो छींटे जैसे लगते हैं, बड़े फूल नहीं हैं, छोटे फूल हैं तो छींटे। झागों से लिपटे लहरी श्यामल लतर पर। समुद्र की लहरें, झाग से भरी हुई जो समुद्र की लहरें जब अपने आवेग में आगे बढ़ती हैं तो जो दृश्य उपस्थित होता है, वैसे ही इन जो श्यामल जो उसकी टहनियाँ हैं उसमें जो लिपटे तारों जैसी है, पतली पतली है लता की टहनियाँ, और उसमें लिपटे हुए जो फूल हैं वे कैसे लगते हैं, झागों से लिपटे। तो ये जो दृश्य है, इस दृश्य को देखकर जो एक कवि कल्पना करता है, उस समुद्र के झाग उसकी लहरों से तुलना करता है। ये जो तुलनात्मकता है यह भी अद्भुत दृश्य उपस्थित करता है। और फिर जब आगे बढ़ता है तो देखिए उपमा अलंकार का प्रयोग देखिए। आपको पता ना होगा कि यहाँ पर उपमा अलंकार है, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो आप उपमा अलंकार का वर्णन देखिए। सुंदर लगते थे मावस के हंसमुख नभ से। जानते उपमा अलंकार में सा से सी तुलना की जाती है, उसके जैसा, उसकी तरह, उससा, उससी, उससे। तो हंसमुख नभ से। फिर कहते चोटी के मोती से, यहाँ भी उपमा अलंकार। आंचल के बूटों से, ये भी उपमा अलंकार। ये उपमा अलंकार के द्वारा, यानी अलंकारों का जो सार्थक प्रयोग है वह भी कवि की भाषा में दिखाई पड़ता है। तो भाषा में सिर्फ तत्सम शब्दावली नहीं है, बल्कि अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग भी है। साथ साथ चित्रात्मकता है और बिंबात्मकता है, इस तत्सम शब्दावली है, कल्पना की उड़ान है, और इसके साथ जो छुपा हुआ है वह है संगीतात्मकता। ऐसा लगता है कि स्वर लहरी ऊपर की ओर चल रही है। तो ये सारी विशेषताएं, छायावादी विशेषताएं, छायावादी काव्य की जो विशेषताएं हैं, जो छायावादी भाषा की विशेषताएं हैं, वह सुमित्रानंदन पंत की इस कविता में हमें दिखाई पड़ती हैं। तो जब भी कवि की भाषा के संबंध में प्रश्न आए, आप लोग कुछ उदाहरण जरूर याद कर लें। कुछ पंक्तियाँ आपको याद होनी चाहिए। उन पंक्तियों का उदाहरण देकर जब आप अपनी बात कहेंगे तो वह ज़्यादा प्रभावकारी होगा और इससे आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। तो कविता की भाषा, कवि की भाषा भी स्पष्ट हो गई। कविता का जो शीर्षक है, आ धरती कितना देती है, इस कविता में ही वह सारा संदेश छिपा हुआ है। इसलिए कविता का शीर्षक सार्थक है कि धरती की देयता, कि वह जितना लेती नहीं है उससे 100 गुना, 10 गुना, 1000 गुना लौटाती है। तो ये धरती की जो विशेषता है
उसका भी चित्रण इस कविता में आपको दिखाई देता है। कविता में संदेश भी स्पष्ट है कि इसके द्वारा मनुष्य को समता, ममता और क्षमता के दाने बोने की सलाह कवि देता है, ताकि मानवता की फसलें लहराएं और यह धरती स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। ये कवि की का जो उद्देश्य है, इस धरती को स्वर्ग से ज़्यादा सुंदर बनाना, सारी असमानता को, सारी विषमता को, सारे भेदभाव को दूर करके इस धरती को स्वर्ग बनाना कवि का जो उद्देश्य है वह इस कविता में भी स्पष्ट हो जाता है। इसके अतिरिक्त आप देखते हैं कि कवि ने जो प्रकृति का मानवीकरण जो किया है, जगह जगह इसका भी उदाहरण आपको देना होगा। बंजर धरती, बंध्या मिट्टी, ये जो है ये सारा कुछ सीसी हेमंत कपे सीसी करके, हेमंत सीसी नहीं करता है, मनुष्य सीसी करता है तब ठंड बहुत लगती है। इसके अलावा जो है सरदे मुस्काई, शरद नहीं मुस्काती है, मनुष्य मुस्कुराता है। तो जब मनुष्य की गतिविधियों का, मनुष्य की क्रियाओं का, मनुष्य की तरह आचरण करता हुआ हम प्रकृति को दिखाते हैं, तब वहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण होता है। तो मानवीकरण अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग जो पंत करते हैं अपनी सारी कविताओं में। सावन कविता आपने पढ़ी थी, जिसमें आपने देखा है कि कैसे फुहारें, वर्षा की जब बूंदें, पहले क्या होता है कि बूंदें फुहारों की शक्ल में होती हैं, फिर धारों की शक्ल में होती हैं। एक एक जो वर्णन वो करते हैं, एक एक शब्द का जो शब्द चयन भी जो कवि का है वह भी अद्भुत है। वे एक ऐसे ऐसे शब्द रखते हैं जिससे जो है कविता और भी ज़्यादा प्रभावकारी दिखाई देने लगती है। ऊदी लालसा, अब देखिए एक ऊदी लालसा है बादलों के अंदर, धरती को जो धरती के अंदर नमी को इस तरह से व्यवस्थित कराना है कि उसके अंदर छिपे हुए सारे बीज अंकुरित हो जाए। ये लालसा है बादल की। और ये बादल इसीलिए जल से भरे हुए काले जो बादल हैं, गहरे कजरारे, कजरारे, जो कजरारी आंखों की बात की जाती है, यहाँ बादल कजरारे यानी बिल्कुल काले। तो कजरारे जब बादल का मतलब है कि बारिश यानी पानी से भरी हुई बूंदें, जब बारिश जब होने को होती है तो बादल पूरी तरह से काले हो जाते हैं। तो ऐसे कवि ये उपमाएं इस तरह से उपमा देता है कवि, इस तरह से अलंकारों का प्रयोग करता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। भू के अंचल में मणि माणिक बांध दिए हो, जैसे जैसे ऐसा लगता है। ये देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार का वर्णन करता है कि ऐसा लगता है कि धरती के आंचल में किसी ने मणि और माणिक बांध दिए हो। उस सेम के बीज नहीं दबाए हैं, बल्कि मणि और माणिक बांध दिए हो। ये कवि कहता है जैसे ऐसा लगता है। तो जहाँ पर कल्पना, आप जानते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में कल्पना की प्रधानता होती है। उत्प्रेक्षा में कल्पना रूपक में एक रूप और उपमा में समता करे, वस्तु चाहिए अनुरूप। यानी उत्प्रेक्षा में कल्पना की जाती है कि ऐसा होता, ठीक है, और रूपक में दोनों को एक रूप कर दिया जाता है, और उपमा में तुलना की जाती है उसके जैसा, उससा। तो ये सभी अलंकारों का जो प्रयोग है वह इन पंक्तियों में, इन पंक्तियों को उदाहरण देकर आप बताएंगे कि जब कवि की भाषा के संबंध में अगर प्रश्न पूछा जाए
तो आप बताएंगे कि किस तरह से इन पंक्तियों में अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। वे पंक्तियाँ कौन सी हैं, किन पंक्तियों में कौन सा अलंकार आया है, इसका प्रयोग भी आपको करना होगा, ये बताना होगा उदाहरण सहित। इसलिए कविता को याद भी करें। बच्चे कविता नहीं याद करते हैं, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए जब आप कविता की पंक्तियों का उदाहरण देते हैं कविता से संबंधित प्रश्नों में, तो आपके अंक स्वभावतः बढ़ जाते हैं और एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देता है। इसलिए कविता को याद रखें। कविता को याद करने से, छोटे बच्चे कविता याद करते हैं। आप बचपन में जब छोटे क्लास में थे तो कविता की पंक्तियाँ लिखने आती थी तो आप कविता रटते थे, लेकिन आप बड़े क्लास में गए तो कविता तो लिखने नहीं आती है, इसलिए आप कविता याद नहीं करते हैं। जबकि जो प्रश्न आते हैं जो कविता से संबंधित, उसमें उन पंक्तियों को कोट करने से आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। इसलिए कविता की पंक्तियों को भी याद जरूर रखें। तो इस पूरी कविता में भाषा की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से, कल्पना की दृष्टि से और प्रकृति की दृष्टि से ये कविता अपने आप में संपूर्ण कविता है। इस तरह आपने देखा कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रश्न आता है, अक्सर प्रश्न ये पूछ देता है कि सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि क्यों कहा जाता है। सुकुमार माने प्रकृति के कोमल रूपों का चित्रण करने वाला, तो सुकुमार कवि। आपको मालूम होना चाहिए कि सुमित्रानंदन पंत देखने में भी बहुत ही सुकुमार दिखते थे और उनके बाल बहुत लंबे बाल थे और कई बार जो है उनको लड़की लोग समझ लेते थे और कई इस तरह की विनोदपूर्ण घटनाएं उनके साथ घटित हुई जबकि उनको लड़की समझ लिया गया। तो वे कोमल, क्योंकि स्त्री भी कोमलता का प्रतीक होती है, कवि का व्यक्तित्व भी बड़ा ही कोमल था और उन्होंने प्रकृति के कोमल रूपों का चित्रण ही ज़्यादा किया है। क्योंकि जो प्रकृति का जो विनाशक रूप है, जो उसका विकृत रूप है, यानी जब वो प्रकृति में विस्फोट होता है, जब वनों में आग लग जाती है जिसको दावाग्नि कहते हैं, तो आप जब दावाग्नि लगती है तो जो जंगल का जो दृश्य होता है, जब उसमें सारे पशु पक्षी उस भागते हैं और उसमें आग की लपटों में झुलस जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, जंगल में धू धू करके आग जलती है, क्योंकि जंगल की आग बुझती नहीं है, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे, सूखे पत्ते और बहुत सारे इस तरह की चीज़ें होती हैं जो बहुत ज्वलनशील होती हैं। वो फिर दावाग्नि जो है ये बहुत ही भयंकर होती है। बड़वाग्नि जो जल समुद्र के अंदर जो आग होती है उसको बड़वाग्नि कहते हैं। या फिर बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ का विभत्स रूप आपने देखा है कि किस तरह से जब बाढ़ आती है तो कितने घर डूब जाते हैं, कितने लोग डूब जाते हैं, कितने मवेशी, कितनी सारी संपत्ति का विनाश होता है, तो वो भी प्रकृति का विनाशकारी रूप है। भूकंप आता है तो आप देखते हैं भूकंप के कारण कितनी जन धन हानि होती है, तो वो भी प्रकृति का भयावह रूप है। इस तरह बहुत सारे प्रकृति के ऐसे रूप हैं, लेकिन सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के इस विनाशकारी रूपों का वर्णन नहीं करते, बल्कि वे प्रकृति के सुंदर रूपों का, सुंदर है बिहग पक्षी सुंदर, कवि कहता है मानव तुम सबसे सुंदरतम। एक समय आता है जब कवि मानव की तरफ मुखातिब होता है, कहता है सब कुछ सुंदर है लेकिन मनुष्य सबसे अधिक सुंदर है। क्यों सुंदर है मनुष्य, क्यों सुंदर माना गया? क्योंकि उसके अंदर मस्तिष्क है, सोचने विचारने की शक्ति है, इसलिए वो सबसे अधिक सुंदर है, क्योंकि वो दुनिया को सुंदर बना सकता है। वह प्रकृति को विनाश करने में लग गया, उसने अपने दिमाग का प्रयोग नहीं किया,
वो नहीं सोचा कि प्रकृति के नष्ट होने से वो भी नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह प्रकृति का एक अंग है। प्रकृति का अंग होने के नाते उसे प्रकृति की सुरक्षा करनी चाहिए, उसका संरक्षण करना चाहिए। तो प्रकृति के साथ ही मनुष्य का जीवन सुखद हो सकता है। इसलिए प्रकृति की सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। कवि का महत्व इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में ही राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और उन्होंने प्रकृति को आज़ाद किया, स्वतंत्र रूप में चित्रण किया और ये दिखाया कि प्रकृति भी हमारी तरह हंसती है, रोती है। आप वृक्ष के पत्ते नोचते हैं, फूल नोचते हैं तो उसको भी कष्ट होता है। आप पेड़ को काटते हैं तो वह भी बिलखता है, वह भी रोता है। ये सारी चीज़ें महसूस करने की बातें बताया कि उसमें भी जीवन है। पौधों में, पेड़ों में, सभी जीवों में जो है जीवन है, इसलिए इस जीवन को की सुरक्षा करनी चाहिए। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति प्रेम का भी बताया के बारे में बताया, मनुष्य के प्रेम के बारे में भी बताया, मानवता का संदेश भी दिया। इस तरह से यह कविता सर्वोत्तम कविता है और आपको भी यह संदेश सब तक यानी सबको देना चाहिए कि वास्तव में प्रकृति का संरक्षण ही मानव का संरक्षण है और मानव इस धरती को तभी स्वर्ग बना सकता है जब वह सारे विभेदों, सारे भेदभाव, सारी असमानता, सारी विषमता से दूर हो जाए। तो बच्चों, मुझे लगता है कि यह कविता आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी और इस कविता से संबंधित प्रश्नों का उत्तर आप अच्छी तरह लिख सकते हैं। फिर भी यदि आपको कहीं भी कोई असुविधा हो, कहीं भी कुछ दिक्कत आए तो आप मुझे अवश्य बताएं। तो बच्चों, ठीक है, फिर हम अगले क्लास में मिलेंगे।